बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड दैट इज़ मास वेरिएशन। और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से शार्ट क्वेश्चंस और बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स के मुताबिक मैस एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है? इसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं आती। लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक मैस एक वेरिंग क्वांटिटी है और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी स्पीड के ऊपर। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, mass of an object is a varying quantity, okay, and it depends upon the speed of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट का mass क्या होगा वो डिसाइड करेगी उसकी स्पीड, ठीक है? क्योंकि mass स्पीड के लिहाज से चेंज होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक। अब यहाँ पे कंसेप्ट आपने ये सीखना है कि एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर था उसको कुछ ना कुछ mass था, वही ऑब्जेक्ट जब हाई वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है तो उसके mass में इंक्रीज आ जाता है, ठीक है? अब जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसके मैस के अंदर इंक्रीज आता चला जाएगा, ठीक है? अब यहां पे दो टर्म मैंने आपको सिखानी है। पहले एक होती है आपके पास रेस्ट मैस और एक होती है रिलेटिविस्टिक मैस। अब रेस्ट मैस क्या और रिलेटिविस्टिक मैस क्या? एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है उस वक्त जो आप उसका मैस मेजर करेंगे वो उसका रेस्ट मैस कहलाएगा। आप देख सकते हैं मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड रेस्ट मैस और उसको हम एम नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है? अब यही ऑब्जेक्ट जब मूव करना शुरू कर दे आपके रिस्पेक्ट से विद सम वेलोसिटी v, तो उसके मैस में ग्रेजुअली इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैस में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। अब उसका जो नया मैस है, ठीक है, विद सम वेलोसिटी v, उस मैस को आप रिलेटिविस्टिक मैस कहते हैं। इसको यू डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सम वेलोसिटी v will have an increased mass m। कोई ऑब्जेक्ट जो किसी वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है उसके मैस के अंदर इंक्रीज आ जाएगा और जो नया मैस है उसको हम m से डिनोट करते हैं और उसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैस, ओके, राइट? तो ये चीज आपने सीख ली कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो उसका मैस कम होता है, जब वो ट्रैवल करना शुरू कर देता है विद हाई वेलोसिटी तो उसके मैस के अंदर इंक्रीज आना शुरू हो जाता है, ठीक है? ये कंसेप्ट आज हमने सीखना है, राइट? अच्छा, अब इसका जो फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला, वो हमें दिया गया है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। यहाँ पर जो स्मॉल m है वो डिनोट कर रहा है रिलेटिविस्टिक मैस को, m नॉट जो है वो डिनोट कर रहा है रेस्ट मैस को, v जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, और c जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन बच्चों, इसकी डेरिवेशन हमने नहीं करनी, इसको एज इट इज हमने याद रखना है। इससे पहले हमने पढ़ा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट, ठीक है? वहाँ पर मैंने आपको पूरी डेरिवेशन करके दिखाई थी। फिर हमने टाइम डायलेशन का कंसेप्ट सीखा था, उसमें भी डेरिवेशन हमने की थी, क्योंकि उनकी डेरिवेशन इजी थी इसलिए हमने कर ली थी। इसकी जो डेरिवेशन है वो थोड़ी सी टफ है और वो आप BSc लेवल पे ही करेंगे, इसलिए सिर्फ आपने यहाँ पे इसका फार्मूला याद रखना है, ठीक है? ओके, तो इस फार्मूले को भी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो टाइम डायलेशन का फार्मूला है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। टाइम डायलेशन में क्या था? t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो सिंपली आपने t को m से रिप्लेस कर देना है, जहां पर t था वहां पर m लिख दें, तो m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला आ गया, ठीक है? अब ये सारा कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं कि एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है तो उसका मैस कम है, जैसे जैसे वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाता चला जाएगा उसके मैस के अंदर इंक्रीज आता चला जाएगा। तो ये पॉइंट्स की सूरत में मैंने यहाँ पे लिखा भी है। मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मैस ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे उसके मैस के अंदर इंक्रीज आता चला जाएगा, ठीक है? अब यहां पर एक और कंसेप्ट सीखिए। मैस के इंक्रीज होने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ चुकी है, उसमें एटम्स और आ गई हैं, नए उसके अंदर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। तो फिर क्या मतलब है मैस में इंक्रीज का? क्या मतलब है? दो तरीकों से आपको सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे कंसेप्ट उसके मुताबिक आप उसको याद रख लें, ठीक है? पहला कंसेप्ट सीखिए बच्चों। एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ मैस होगा,
ठीक है, एक कंसेप्ट आपने यहाँ पे अपने माइंड में रखना है, E = mc स्क्वायर वाली इक्वेशन जो आपने क्लास 9th में भी सीखी थी कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तो हम मास को भी एनर्जी मान सकते हैं, एनर्जी को भी मास मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, राइट। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है, ठीक है, तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो कोई किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी उसमें मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका मास है, और मास को ही हम कह सकते हैं जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लें आप उसको, ठीक है, कुछ उसके पास एनर्जी कंटेंट है, यूं मान के चलें आप। फिर जब उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया विद हाई वेलोसिटी, जब वो हाई स्पीड से मूव करता चला जाएगा, तो अब उसके पास मोशन है, जो भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मोशन होती है वो मूव कर रहा होता है, तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक तो उसका मास है, मास की वजह से उसमें कुछ एनर्जी कंटेंट था, और एक उसके पास मोशन आ गई, उस मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी, तो इस मूविंग बॉडी का जो एनर्जी कंटेंट है वो बढ़ चुका है, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि इसका मास बढ़ चुका है, ठीक है। अब दूसरे एंगल से देखिए, उसको समझने के लिए आपको इनर्शिया पहले रिवाइज करना पड़ेगा। आपको याद होगा, ये भी क्लास 9th में ही सीखा था आपने कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टिव बिहेवियर होता है। क्या मतलब हुआ रेजिस्टिव बिहेवियर का? एक बॉडी अगर रेस्ट पे है ना, वो रेस्ट पे रहना चाहती है, आप उसकी स्टेट को चेंज करेंगे, यानी उसको मूव करने की कोशिश करेंगे, तो वो रेजिस्ट करेगा, मुखालफत करेगा, ये इनर्शिया होता है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो वो मूव करते रहना चाहता है, आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, मुखालफत करेगा, ये होता है बॉडी का रेजिस्टिव बिहेवियर, ठीक है। और हमने ये चीज रियल लाइफ में ऑब्जर्व की हुई है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका रेजिस्टिव बिहेवियर भी कम होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका रेजिस्टिव बिहेवियर भी ज्यादा होता है। ये बात बड़ी अहम है, इस बात को आपने ध्यान में रखना, इसी का इस्तेमाल करते हुए हम ये कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। यानी छोटा सा एक पत्थर है आपके पास, उसको आसानी से अगर वो रेस्ट पे है तो आप उसको मूव करा सकते हैं, अगर वो मूव करता हुआ आ रहा है आप आसानी से उसको रोक भी सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय एक बहुत बड़ा पत्थर अगर उसको आपने मूव कराना है तो आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। उसका रेजिस्टिव बिहेवियर ज्यादा है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, अगर वो मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है आप उसको रोक भी नहीं पाओगे, क्यों? उसका रेजिस्टिव बिहेवियर ज्यादा है। तो ये कंसेप्ट अपने माइंड में बिठाइए कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका रेजिस्टिव बिहेवियर कम है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका रेजिस्टिव बिहेवियर भी ज्यादा है। अब हमने इस बात को उल्ट लेके चलना है, अगर किसी का रेजिस्टिव बिहेवियर बढ़ गया तो हम ये कहेंगे कि उसका मास बढ़ गया, अगर किसी का रेजिस्टिव बिहेवियर कम हो गया तो हम ये कहेंगे कि उसका मास कम हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट इस्तेमाल करके हम चलेंगे, ठीक है जी। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट जो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा होता है ना, उसका रेजिस्टिव बिहेवियर बढ़ जाता है, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी उसका रेजिस्टिव बिहेवियर बढ़ गया, तो रेजिस्टिव बिहेवियर मतलब इनर्शिया बढ़ गया, और इनर्शिया बढ़ेगा मतलब ये कि मास बढ़ गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात ये कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक ऑब्जेक्ट का मास कम तो उसका रेजिस्टिव बिहेवियर कम, यानी इनर्शिया कम, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा तो उसका रेजिस्टिव बिहेवियर भी ज्यादा, यानी इनर्शिया ज्यादा होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने क्लास 9th में सीखा था। अब अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी से जाता है तो मतलब उसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, है ना, उसका रेजिस्टिव बिहेवियर बढ़ गया, रेजिस्टिव बिहेवियर बढ़ा मतलब इनर्शिया बढ़ा, इनर्शिया बढ़ा मतलब मास बढ़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर में इंक्रीज नहीं आता, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, इसकी मजीद वजाहत यहाँ पे करेंगे। इंक्रीज इन मास इंडिकेट इंक्रीज इन इनर्शिया। मास में इंक्रीज जो है वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि इनर्शिया में इंक्रीज आ चुका है, ये रेजिस्टिव बिहेवियर में इंक्रीज आ चुका है, अब उसको रोकना मुश्किल हो चुका है, ठीक है, बात समझ गए। एन ऑब्जेक्ट एट हाई वेलोसिटी विल रिक्वायर लार्जर फोर्स टू चेंज द स्पीड। एक ऑब्जेक्ट जो हाई वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रहा है उसको आपको रोकना है तो बड़ा मुश्किल होगा, उसकी स्पीड में चेंज लाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा फोर्स उसके लिए लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि बेसिकली इंक्रीज इन मास का मतलब क्या है, ठीक हो गया बच्चों। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, अब मजीद कुछ इसकी वजाहत करते हैं। अब बच्चों देखो, ये हमारे पास जो एक स्पेसशिप है उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जर्वर इस स्पेसशिप के अंदर है और एक ऑब्जर्वर यहां पर ये, राइट। अब ये जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इसके अंदर ये बी ऑब्जर्वर, इसके लिहाज से ये जो मास है वो बिल्कुल रेस्ट पे है,
तो इसके लिए जो इसका मैथ होगा वो कम मालूम होगा और वो इसका जो मैथ मेजर करेगा वो एम नॉट यानी रेस्ट मैथ मेजर करेगा। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर यहाँ जमीन पे बैठा हुआ है वो देख रहा है कि स्पेसशिप के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये स्पेसशिप इधर को जा रही है, उसके अंदर पड़ा हुआ ये मैथ भी इधर को जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये मैथ जो है वो मूविंग है और विद सम वेलोसिटी v मूव कर रहा है। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो v है वो बहुत ज़्यादा यानी करीब करीब उसको पहुंच रही है, अप्रोच कर रही है स्पीड ऑफ लाइट को, या उससे हाफ कह लें या उससे थोड़ी सी ज़्यादा कह लें, कुछ भी वैल्यू आप सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके मूविंग नजर आएगी, तो इसके लिए जो इसका मैथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा मालूम होगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए इसको जो हमारे लिए रोकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिहाज से इसका रेजिस्टिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अंदर का ऑब्जर्वर जो है उसके लिए इसका मैथ रेस्ट मैथ है एम नॉट, बाहर के ऑब्जर्वर के लिए रिलेटिविस्टिक मैथ होगा जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी अब जरा देखिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उसके रेजिस्टिव बिहेवियर में इंक्रीज आता जाता है, तो हम ये कहते हैं इसके मैथ में इंक्रीज आ रहा है, इसके मैथ्स के अंदर इंक्रीज आता जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा ऐसा v की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, अगर आप उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा देते हो कि वो c को अप्रोच करना शुरू हो जाती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब चलेगी, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, उसके करीब करीब चलेगी। बात बड़े ध्यान से सुनिए, कोई मुश्किल चीज नहीं, बहुत ही आसान और सिंपल है, सिर्फ ध्यान से समझना आपने। जैसे जैसे आप v की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे उसके रेजिस्टिव बिहेवियर में इंक्रीज आता जा रहा है, यानी मैथ इंक्रीज होता जा रहा है। आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओ, वो आपकी वेलोसिटी जो है वो अप्रोच करने लग गई है c को, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग गई, उससे करीब करीब चली गई है। अगर उससे करीब करीब चली गई तो फिर इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो v/c के जो रेशियो है ना, ठीक है, वो फिर 1 को अप्रोच करने लगेगी। अगर v और c एग्जैक्टली इक्वल हो जाते तो v/c इक्वल होंगे तो उसका आंसर एग्जैक्टली इक्वल आता, मगर v जो है वो c को अप्रोच कर रही है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इसलिए v/c भी एग्जैक्टली इक्वल नहीं है बल्कि 1 को अप्रोच कर रहा है। v/c 1 के इक्वल नहीं है बल्कि 1 के करीब करीब है, यानी 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू जो है जब आप यहां पे पुट करेंगे, ठीक है, ये v/c की जो है ना बेसिकली वो क्या है, 1 को अप्रोच कर रही है। अगर ये एग्जैक्टली 1 होती तो 1 - 1 हो जाता आपके पास 0, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 को अप्रोच करता है, तो इसलिए ये भी 0 नहीं होगा बल्कि 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो आपको जो मैथ ऑब्जेक्ट का वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। कैसे मैं बताता हूं, देखो अब ये सारे का सारा क्या बन गया जी, अप्रोच करता है जी 0 को, यहां पे पुट करो। अगर ये एग्जैक्टली 0 होता ये सारे का सारा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या बन जाता है आपके पास, इन्फिनिटी बन जाता है। लेकिन ये इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि अप्रोचेस टू 0 है, इसलिए ये मैथ भी इक्वल टू इन्फिनिटी तो नहीं होगा बल्कि अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से आपको कोई ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। मैं फिर से बता देता हूं, जैसे ही आप धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को बढ़ाते जाओगे ऑब्जेक्ट की, वैसे वैसे उसके मैथ में इंक्रीज आता जाएगा, उसके रेजिस्टिव बिहेवियर में इंक्रीज आता जाएगा। अब वेलोसिटी इतनी बढ़ाते जा रहे हो कि वो c को अप्रोच करने लग गई है, c के इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रही है, उसके करीब करीब चली गई है। ठीक है, तो फिर ये v/c की जो रेशियो है ना, ये भी ये v/c अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका आंसर 1 तो नहीं आ सकता, लेकिन 1 के करीब करीब आ जाएगा, 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब अगर ये 1 के इक्वल नहीं, 1 के करीब करीब है, तो इसी फार्मूले के अंदर जब इसको पुट करेंगे तो ये 1 - 1 0 तो नहीं होगा बल्कि 0 को अप्रोच करेगा, तो ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अच्छा अब जब इसकी वैल्यू को फिर आप यहां पुट करेंगे, ये इक्वल टू 0 होती तो फिर इन्फिनिटी आता, मगर 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी फिर इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो याद रखिए, जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते आप स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग जाते हैं तो फिर उस ऑब्जेक्ट का मैथ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, उसका रेजिस्टिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं उसका मैथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ चुका है और उसका जो मैथ है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। बात समझ रहे? ओके, तो मैथ जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। वो क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह आपको बताता हूं। देखो, जैसे जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कराते जा रहे हो, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहे हो, उसको फोर्स लगाते जा रहे हो, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, अब आप उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रहे हो,
वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो वेलोसिटी जो है वो सी को अप्रोच करने लगेगी, उसके करीब करीब आने लगेगी, वैसे वैसे उसके रेजिस्टिव बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। ठीक है, यानी उसका यूँ समझ लीजिए कि मैस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैस इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू हो जाएगा तो इतने बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट को फिर आगे एक्सेलरेट करने के लिए भी इन्फिनिटी फोर्स चाहिए होगी, इनफाइनाइट फोर्स चाहिए होगी। इतनी बड़ी फोर्स कहाँ से लाओगे, वो हम ला नहीं सकते इनफाइनाइट फोर्स। इसलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी से मूव नहीं करा सकते। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप पहले ये बात बताएंगे कि भाई जैसे जैसे आप बॉडी को मूव कराएंगे उसकी जो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से मैस में इंक्रीज आएगा। ठीक है, फिर ये बताओगे कि मैस में इंक्रीज आने से उसके इनर्शिया में इंक्रीज आएगा। ठीक है, फिर आप ये बताओगे कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो, वेलोसिटी अगर सी को अप्रोच करेगी तो भी फिर हमारे पास जो इसका मैस है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर इसकी वी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की सी को अप्रोच करेगी तो मैस इसका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर मैस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बहुत बड़ा मैस बन जाएगा, तो फिर उसको एक्सेलरेट कराने के लिए भी इन्फिनिटी फोर्स चाहिए, और वो हम नहीं दे सकते इन्फिनिटी फोर्स। इसलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव नहीं करा सकते। और फाइनली इसका लिखेंगे एन इनफाइनाइट मैस वुड रिक्वायर एन इनफाइनाइट फोर्स टू एक्सेलरेट इट। इनफाइनाइट मैस अगर बन गया तो उसको इनफाइनाइट फोर्स चाहिए। ठीक है, जो कि आप नहीं दे सकते। फिर बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा आपने इसके साथ लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, बट इनफाइनाइट फोर्स इज नॉट अवेलेबल, hence an object cannot be accelerated to the speed of light। किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना एक्सेलरेट आप नहीं करा सकते कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन मास आर नॉट प्रोमिनेंट ऑन द अर्थ एंड व्हाई न्यूटन्स लॉज आर वैलिड ऑन द अर्थ। न्यूटन के लॉ क्यों वैलिड है अर्थ के ऊपर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हमें अर्थ के ऊपर नज़र क्यों नहीं आते। ये पहले भी क्वेश्चन देखा था हमने, लेंस कॉन्ट्रैक्शन में भी देखा था, और इसके अलावा हमने इसमें टाइम डिलेशन में भी देखा था ये क्वेश्चन कि ये हमें अर्थ के ऊपर नज़र क्यों नहीं आते। तो बच्चों, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इसका एक ही सिंगल लाइन का आंसर है। हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ही कम है। ये सारे इफेक्ट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत हाई हो, अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, या उसके करीब करीब हाफ तो कम से कम हो, तो फिर आप ये ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से इनमें जो इनकी जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है इन ऑब्जेक्ट्स में आप मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत कम होती है। इस वजह से ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, हम उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बात समझ गए। अब यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो कि आपकी बुक से ही ली गई हैं। इन अवर डेली लाइफ वी डील्स विद द स्मॉल स्पीड ऑब्जेक्ट। हम डेली लाइफ में ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं जिनकी वेलोसिटी कम होती है। इवन स्पीड ऑफ द अर्थ इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड, बट द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब वो कहता है कि आप जो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट देखते हो बहुत हल्के, मतलब कम वेलोसिटी वाले हैं। ठीक है, अगर आप अर्थ को भी देख लो ना, अर्थ जो घूम रही होती है उसकी वेलोसिटी कितनी, सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जबकि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उसके मुकाबले में बहुत कम है ये। ठीक है, इसी तरह अर्थ के ऊपर मूव करते वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी वेलोसिटी भी बहुत कम होती है। अब ये स्मॉल वेलोसिटी वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर जो है वो आप ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और वजह सिर्फ है कि इनकी स्लो वेलोसिटी। ठीक है, सो वी कैन नॉट ऑब्जर्व रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ स्लो मोशन। इन ऑब्जेक्ट की स्लो मोशन की वजह से हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन एवरीडे सिचुएशन। अब जो न्यूटन के लॉज हैं वो बेसिकली हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स से ही आते हैं, और वो सारे के सारे लॉ वैलिड होते हैं इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही इतनी कम है कि उसके अंदर जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होते हैं वो इतने कम है, इतने कम होते हैं कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, हम कहते हैं ये है ही नहीं। तो इसलिए फिर न्यूटन की जो फिजिक्स है वो वैलिड होती है ऑन द अर्थ। क्यों? अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे पास कम वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट हैं। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वहाँ पर भी आता है लेकिन इतना कम होता है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूटन के लॉज जो है वो हमारे पास इसके ऊपर सारे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब अगर आप सब एटॉमिक लेवल पे बात करें, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर पार्टिकल, उनकी वेलोसिटी जो है वो अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है वो आप बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर वेरी प्रोमिनेंट व्हेन एक्सपेरिमेंटिंग विद द सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूविंग विद द स्पीड अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट। जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है, तो वहां पर आप ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन से कि भाई आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्लो हैं, स्लो मोशन है। स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो बहुत ही कम वेलोसिटी बनती है उनकी,
बहुत कम वेलोसिटी बनती है। जितनी वेलोसिटी कम होगी ऑब्जेक्ट की, उतना ही उसके अंदर जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स होंगे वो कम नजर आएंगे। बहुत कम होने की वजह से हम उनको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, ये इसकी रीज़न है। तो उसके अलावा एग्जांपल दी गई कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर, ठीक है, जो कि मूव कर रहे होते हैं स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब, यानी कि उनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब होती है, उनके अंदर आप ये चीज़ क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।